So first MCQ is that a 45-year-old woman presents with sudden onset dyspnea and pleuritic chest pain for 5 days after hysterectomy. ठीक है. She is tachycardic and hypoxic. ECG shows sinus tachycardia. D dimers are elevated. What is the next best investigation? सिटी जियोग्राफी. किस लिए? सर एक डी डायमर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांस लग रहे हैं. ऑपरेट है, पोस्ट ऑपरेटिव डे है. यस, पोस्ट ऑपरेटिव. अच्छा, एक क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू वैसे बन सकता है, तो मुझे ये बताएं कि कितने पोस्ट ऑपरेटिव डे पे जाके तो आपका डीवीटी का रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उससे ऑनवर्ड्स. मतलब एक होता है ना कि आप आज के पोस्ट ऑपरेटिव हैं, आज आपका पहला दिन है, तो एक ये हो सकता है मतलब दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, कौन से दिन पे जाके डीवीटी का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है? नो आइडिया आई नो थिंक. आइडिया सर, आई डोंट. हाँ बिल्कुल, दैट इज द डे 4 एंड ऑनवर्ड्स. ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव की बात हो रही है. ठीक है, ये आपकी सर्जरी की बुक में ही लिखा हुआ है. अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. A 68-year-old smoker presents with worsening dyspnea. उसका आंसर सॉरी CTPA ही था. ठीक है, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म था पोस्ट ऑप की वजह से. ठीक है. अच्छा जी, a 68-year-old smoker with worsening dyspnea, productive cough and purulent sputum. ABG shows respiratory acidosis with hypercapnia. ठीक है. What is the most appropriate immediate step? सर थोड़ी सी वो कंफ्यूजन हुई थी कि वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और हाइपरकैप्नी है, तो या तो उसको वेंटिलेशन या फिर इंटुबेशन का थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इसमें ना. मैंने तो बी लगाया था. आपने क्या बी लगाया था, बीटा या ए? बी लगाया था सर मैंने. ठीक है. अच्छा, ये देखें, अब जब कहा जाए ना, देखिए सीओपीडी के पेशेंट में याद रखिएगा कि डिस्निया, ठीक है, डिस्निया थोड़ा बहुत, और साथ उसका डेली कफ, जिसे स्मोकर्स कफ कहते हैं, और डेली स्पूटम प्रोडक्शन जो है थोड़ी बहुत, वो चल ही रही होती है साथ साथ. सो वेन एवर देर इज इन्फेक्शन या वेन एवर देर इज वर्सनिंग ऑफ द सिम्टम्स, दैट इज नोन एज एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ सीओपीडी. तो आपका वर्सनिंग होगी उस इन सारे सिम्टम्स में. ठीक है, दीज हैव वर्सनड. अच्छा, अब इसमें अगर आपको, अब इंटुबेशन की ना इंडिकेशंस आपने पढ़नी है कि क्या होती है ईटीटी की. ठीक है, उसमें अगर इसमें एसिडोसिस हाइपरकैप्निया जरूर आया है. ठीक है, बट नॉन इन्वेसिव पे आप रहेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इसमें होता कि वो कंफ्यूजन है उसे, या जीसीएस लो के कोई साइंस वगैरह बताता, तो फिर आप इंटूबेट करते, फिर इंटूबेशन होती. ठीक है, अदरवाइज ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन को ही आपने टिक करना है. नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में और हम क्या दे सकते हैं, इसमें और क्या ऑप्शन हो सकती थी एमसीक्यू में? तो कोर्टिकोस्टेरॉइड, लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते नहीं, इसमें आपकी बाईपैप की ऑप्शन सीधी सीधी लिखी हुई आ सकती थी ना. हैं. पता है ना बाईपैप का? इसका पता है या नहीं पता? हाँ सर, थोड़ा सा बता दें. हाँ, बाईपैप एक डिवाइस है ना, मतलब ये लगाई जाती है हाइपरकैप्निया के केसेस में, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट कर सके. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है. ठीक है, ताकि वो कम करे. अच्छा जी. A 25-year-old asthmatic uses a SABA frequently with night symptoms twice weekly. Spirometry shows reversible obstruction. What is the next best step?
अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो आपने एस्थमा जो पढ़ना है तो उसमें लैडर भी पढ़ना है आपने, लैडर ऑफ मेडिकेशन, कि किस तरह बढ़ानी है इसकी, साबा के ऊपर क्या ऐड करना है, लाबा के ऊपर क्या ऐड करना है, ठीक है, आईसीएस की डोज कब बढ़ानी है, फिर स्टीरॉइड्स ओरल कब देने हैं, लिकोट्राइन्स कब देनी है, मोंटिलोकास्ट वगैरह, ठीक है। ये भी अच्छे से करना, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू असेस द एस्थमा सिविरिटी, ठीक है, कंट्रोल ऑफ एस्थमा, ये भी असेसमेंट जो है, ये दोनों चीजें पढ़नी है आपने सेपरेटली, ठीक है। अब दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ एस्थमा। ट्वाइस वीकली अगर नाइट टाइम सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। साबा का मतलब है, साबा के यूज पे हम देखते हैं कि, या नाइट टाइम सिम्टम्स की बेस पे हम देखते हैं कि कितना दफा उसको रात को उठना पड़ रहा है, उससे हम जज करते हैं कंट्रोल ऑफ एस्थमा, ठीक है। तो डेफिनेटली पुअर कंट्रोल आल्सो प्रिडिक्ट्स पुअर मोर सिविरिटी, ठीक है। तो स्पायरोमेट्री शोज, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, व्हाट विल यू ऐड? सर इसमें क्या हम ऐड लो डोज यस, एट उसके कोर्टिकोस्टेरॉइड कर वर्ड सकते आप हैं? ऐड करेंगे, वही सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। अच्छा, ये याद रखिएगा हमेशा कि लाबा जो होता है या साबा, साबा या लाबा, ठीक है, ये जो दोनों है ना, साबा या लाबा, ठीक है, ये सिर्फ आपकी ब्रोंको डायलेशन करा रहे हैं, ठीक है। डिजीज प्रोसेस को ये कुछ नहीं मॉडिफाई कर रहे, ठीक है। उसकी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, जो आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई है उसमें, अ, आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में, ठीक है, उसको तब्दील नहीं करते, ये सिर्फ ब्रोंको डायलेशन कराते हैं आपकी। जो लाबा है लॉन्ग एक्टिंग है, वो जरा लंबी देर के लिए कराएगा, शॉर्ट एक्टिंग जो है वो एक्यूट सेटिंग में कराएगा। तो आपको डिजीज को जो चेंज करेगा, जो प्रोवाइड करेगा इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट आपको कवर, वो स्टीरॉइड्स होते हैं, ठीक है। ओके, a 35-year-old man presents with chronic cough, weight loss, and night sweats. Chest X-ray shows upper lobe cavitation. Best diagnostic test. तो जीन एक्सपर्ट करते हैं। जी। हाँ जी, जीन एक्सपर्ट। RIF क्या है? राइफेम्पिसिन, ठीक है, राइफेम्पिसिन। A 50-year-old patient has pleural effusion. Fluid protein ratio is 0.7 and LDH is elevated. Type of effusion कौन सी होगी ये? इफ्यूजन के सवालों का जवाब आप लाइट्स क्राइटेरिया के बगैर दे ही नहीं सकते। तो लाइट्स क्राइटेरिया आपको लाजमी अच्छा आना चाहिए, ठीक है। इसने इधर लाइट्स क्राइटेरिया ही आपका अप्लाई किया है, ठीक है। तो इट इज एक्सुडेटिव। इसका आंसर बता देंगे सर? एक्सुडेटिव और टॉल एक्सुडेटिव, आपसे वो मिस हो गया होगा, मैंने मार्क किया था। A tall, thin young man presents with sudden chest pain and dyspnea, reduced breath sounds on one side. What is the diagnosis? सर न्यूमोथेरेक्स वन साइड की रिड्यूस हो जाए, This क्यों is बाकी से? pneumothorax. This is primary pneumothorax. या spontaneous, ठीक है, थिन लीन में होती है ना ये ज्यादातर, तो उसने बता दिया पहले ही।
ये बड़े सीधे सीधे कॉन्सेप्ट्स हैं, बस यू हैव टू रिवाइज देम, ठीक है। ये जो टॉपिक्स मैंने टच किए हैं ना, इनको अच्छे से करना है आपने। इन्हीं में से घुमा फिरा के जिस कभी न्यूमोथोरैक्स का कोई सवाल कर लेगा, कभी न्यूमोथोरैक्स का कोई सवाल कर लेगा, यहाँ पे अगला सवाल जो बन सकता है वो टेंशन न्यूमोथोरैक्स का बन सकता है। उसमें क्या करते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स में? सर नीडल डिकम्पोजिशन करते हैं। हाँ, उसमें आपके पास एक्सरे कराने का टाइम नहीं होता कि आप सबसे पहले नीडल डिकम्प्रेशन करेंगे, क्लिनिकली उसको डायग्नोज करेंगे, ठीक है। बिकॉज इट इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है। A septic patient develops severe hypoxia refractory to oxygen therapy। हाइपोक्सिया है जो कि आपका ऑक्सीजन थेरेपी को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट सीन ऑन द चेस्ट एक्सरे, व्हाट इज द डायग्नोसिस? सर ARDS। हाँ जी, ARDS, गुड। क्यों? सर पेशेंट हाइपोक्सिया रिफ्रैक्टरी एक तो हाइपोक्सिया का ARDS आपका इन्फिल्ट्रेट। बड़ा कॉमन कॉज है रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया का, ठीक है। ये याद रखिएगा। दूसरा ये होता है कि ARDS में भी आपकी डेड स्पेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से भी तीसरी बात इसमें आपने ये याद रखनी है कि आपको ये पता होना चाहिए, वो आपको PaO2 FiO2 की रेशो पूछ सकता है। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए, वो ट्रीटमेंट के हवाले से पूछ सकता है, ठीक है। जिसमें इसके अंदर आपका प्रोनेशन वगैरह का अच्छा रोल है, ठीक है। उस तरह की कोई ऑप्शन आपको दे सकता है इसके ट्रीटमेंट में, ठीक है। A smoker presents with hemoptysis and weight loss. CT shows a central mass. Most likely type of carcinoma कौन सा है? फेमस सेल कार्सिनोमा। हाँ जी, स्क्वेमस सेल सेंट्रल वो होता है, ठीक है। सेंट्रल ट्यूमर और स्मोकिंग का जहां आ जाए ना जिक्र, इसी के सर साथ अगर अब वो स्मोकर एसोसिएट। ना करता तो फिर हम स्मॉल क्या सेल की तरफ जाएंगे सर। क्या हुआ? अगर वो स्मोकर ना लिख अगर वो स्मोकर ना कहता तो सिंपल हमसे नहीं, फिर कोई पूछता कि और सेंट्रल। हिंट देता, फिर हो सकता है हाइपर कैल्सीमिया का हिंट देता। PTH को भी तो बढ़ाता है ना, इसका पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कौन सा है स्क्वेमस का? ठीक है, इसका आइडिया है। आज देखना टेबल वो फर्स्ट एड का जिसमें सारे न्यूप्लास्टिक्स उसने लिखे हुए हैं, या इसको देखना आज जाके मेडिसिन में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को, ठीक है। A young female presents with dry cough. Shit, जी, got it sir, okay। अच्छा जी, a young female presents with dry cough and bilateral hyaline lymphadenopathy, serum ACE levels are elevated, what is the diagnosis? डोसिस। Sarcoidosis, good। अच्छा जी, a patient has chronic productive cough with foul smelling sputum and recurrent infections, क्या होगा ये? सर वो स्मेल है क्रोनिक प्रोडक्टिव कॉफ ब्रोंकिक्टेसिस की तरफ हम जा सकते हैं। हाँ जी, देखो इसमें कोई और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन पे क्या होगी? HRCT सर। HRCT इज द टिपिकल जो है ना उसकी वो है, ठीक है। अब माइनर, जो माइन वर्कर होता है, प्रेजेंट्स विद प्रोग्रेसिव डिस्निया, इमेजेस शोज अपर लोब नोड्यूल्स, डायग्नोसिस? सर सिलिकोसिस। हाँ जी, सिलिकोसिस में अपर लोब इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर होती है, ठीक है। तो यहाँ नोड्यूल्स लिखा हुआ है, वो आपको फाइब्रोसिस का लफज भी दे सकता है। ये सर न्यूमोकोनिकोसिस में हर दफा क्वेश्चन आ जाते हैं इनके। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्यूपेशनल जो भी ये डिजीजेज है ना, इनके क्वेश्चन आ जाते हैं, तभी तो यहाँ से आपको मैंने सवाल दिए हैं।
ठीक है। ऑक्यूपेशनल जो भी है हॉलीडेज पे जो आपका एस्थमा भी इम्प्रूव हो जाता है, तो या ऑक्यूपेशनल डिजीजेस जितनी भी हैं ये ऑक्यूपेशनल, तो वो वीकेंड पे हॉलीडेज में इम्प्रूवमेंट हो जाती है उनके सिम्टम्स में। ये भी एक हिंट होता है इनके इसमें। ठीक है। An obese man presents with snoring and daytime sleepiness. Best diagnostic test. प्लस इसमें हाइपरटेंशन का दिया जा सकता है, वो भी अक्सर इसके साथ एसोसिएटेड होती है। क्या होता है ये? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, पोलीसोमनोग्राफी। ठीक है। इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ओएसए। A patient is unable to speak full sentences, respiratory rate 35 per minute, and there is a silent chest. Next step. सर निबलाइज विद सेल्फ। जी। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको ये? एस्थमा का सिनेरियो है। ठीक है। एन एस्थमेटिक पेशेंट, या a patient with known history of allergies। ठीक है। या a patient with eczema, कोई ना कोई उसकी एनर्जी एलर्जी का या वो कोई ऐसी चीज वो बता देंगे। ठीक है। अच्छा जी, फार्मर प्रेजेंट्स विद डिस्निया आफ्टर एक्सपोजर टू मोल्डी है। अब ये फार्मर की जब मोल्डी है के साथ आ जाए और साथ डिस्निया दिया हो, रेस्पिरेटरी सिम्टम दिया हो, तो एक ही डायग्नोसिस आपका पर बनेगा। ठीक है। जी सर। अब इसमें कभी कभी वो डिफरेंट सवाल कर लेते हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशंस का पूछ लेते हैं, ट्रीटमेंट का पूछ लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा आईजी लेवल्स का पूछ लेते हैं, इस तरह की चीजें डिफरेंट डोमेन। आपने ये हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस को अच्छे से पढ़ना। ठीक है। ये सारे हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। A febrile patient with pneumonia develops pus in pleural cavity management। पीएच, फ्लूइड की पीएच चलें क्या लें आप? 7.10 है। आप बताएं। रिपीट कर, सिग्नल ड्रॉप पता नहीं लगा। A female patient with pneumonia develops pus in pleural cavity। सर इसमें हम चेस्ट क्या हुआ है? ड्रेनेज करेंगे सर। चेस्ट ड्रेनेज होती है, यस, एम्पाइमा है ना, तो चेस्ट ड्रेनेज है। ठीक है। एम्पाइमा भी अच्छे से पढ़िएगा, बहुत हाई यील्ड टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है। वेरी हाई यील्ड। Patient has progressive dyspnea and dry cough, HRCT shows honeycombing।
ठीक है, डायग्नोसिस। हनी कॉम्बिंग पर होती ही फाइब्रोसिस में है। ठीक है। पेशेंट एक्सपोज टू स्मोक हैज हेडेक एंड कंफ्यूजन। बेस्ट ट्रीटमेंट। ऑक्सीजन। क्यों? अच्छा जी। अच्छा जी, क्यों जी? हेलो। सर कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी की वजह से। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है स्मोक में, जो आप इनहेल करते हो ना, जब इर्द गिर्द फायर हो और इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो तो। ठीक है। A chronic smoker is coughing up more than 500 milliliters of blood per day. Next step in the management would be जब ब्रोंकोस्कोपी। bronchoscopy. Why? Because he's एक तो this is scenario of massive hemoptysis. ठीक है। तो जब मैसिव हेमेप्टाइटिस होती है तो आपने अंदर जाके देखना है। क्यों? दो फायदे होंगे आपको। इट इज डायग्नोस्टिक, इट इज थेराप्यूटिक। ठीक है। तो ब्रोंकोस्कोपी ही कराएंगे। जी। A patient presents with dyspnea. He is a known smoker and ABGs show pH of 7.25 while CO2 50 millimeter of mercury. Diagnosis. सर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हाँ जी। ठीक है। अच्छा जी, 19 का हो गया। अच्छा, a young non-smoker has recently been diagnosed with emphysema. He has no past history of exposure to any passive smoking either. What is the most likely cause of his illness? सर जेनेटिक डेफिशिएंसी सर, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, शाबाश। ठीक है। ये भी एक हो सकता है, देखो, लाजमी नहीं है सीओपीडी जो है सिर्फ स्मोकिंग से ही हो रही हो। एक और हो सकता है, अब विलेजर फीमेल विद नो फैसिलिटीज। ठीक है। डेवलप्ड, आगे डिस्निया और इस तरह के वीज। नो हिस्ट्री ऑफ एलर्जी या जी लेवल्स नॉर्मल दे दिए जाएं। ठीक है। तो वो वुड जो विलेजर होती है, वुड बर्निंग के एक्सपोजर की वजह से भी उसको सीओपीडी हो सकती है। ठीक है। ये देखें, एमसीक्यूज के साथ एमसीक्यूज निकल रहे होते हैं। ठीक है।
A 42-year-old female presents with progressive exertional dyspnea and fatigue. Examination reveals loud P2 and right ventricular heave. ECG shows right axis deviation. What is the best initial investigation to confirm the diagnosis? I hope अब आपको diagnosis का तो पता है. जी सर, ये कल भी किया था हमने। हाँ, तो diagnosis क्या है? सर राइट हार्ट कैथराइजेशन। आ, कल पढ़ाया बच्चे, पुल्मोनरी हाइपरटेंशन है ये। सर हाँ सॉरी, उसमें सर P2 एंड अब राइट इधर आप इतना कंफ्यूज हो रहे हो, कल उधर कैसे हो गए? आप न्यू वाले तो नहीं हो, शहजाद तो नहीं हो? वेंट्रिकल। हाँ जी। लेकिन ओल्ड वाले हैं, कल भी था वैसे। आए अच्छा, कल वाले को तो गलत नहीं को बोलना चाहिए था। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बस रिलैक्स होके सोचो चीजों को, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना। आप रिलैक्स होके सोचें, गौर करें और फिर बताएं। ये तो कल रिपीट हुआ है, सारा आपको डायग्रामेटिकली बताया, लाउड P2 राइट हीव और वो सारा, ठीक है? आज सिर्फ क्या किया, आज डायग्नोसिस या वो चीज पूछने के बजाय आपसे इन्वेस्टिगेशन पूछ ली है, ठीक है? एकोकार्डियोग्राफी, ठीक है? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एकोकार्डियोग्राफी होगा, मतलब मैंने इनिशियल पूछा हुआ इधर, ठीक है? इनिशियल गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होगी? कल पढ़ा था बच्चे, राइट हार्ट कैथेटराइजेशन इज द गोल्ड फिर वो स्टैंडर्ड। राइट हार्ट कैथराइजेशन होगी इनिशियल, फिर हमने ये क्या दिया गोल्ड, तो फिर उधर ही चले गए। हाँ, इनिशियल गोल्ड स्टैंडर्ड का लफज हो या कंफर्मेटरी का लफज हो, ठीक है? गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब कंफर्मेटरी, यानी आखिरी सबसे रिलायबल, वो ये है। अभी इनिशियल में तो हम सबसे पहले सिम्टम्स तो आ रहे हैं, लेकिन जी, हो सकता है पुल्मोनरी मैंने भी हाइपरटेंशन ना इनिशियल ही हो, पढ़ी थी सर। ठीक है? तो दैट इज वाई मैंने भी इनिशियली हम इनिशियल ही पढ़ी। एकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, ठीक है? A young man presents with hemoptysis and hematuria. Renal function is deteriorating rapidly. Chest X-ray shows diffuse alveolar infiltrates. Which antibody is most specific? सर एंटी हाँ, एंटी जीबीएम, सम सी ऑप्शन। हाँ जी, एंटी जीबीएम। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सी होती है? कोलेजन टाइप 4 होगी ना, दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन में। ये गुड पास्चर सिंड्रोम है, ठीक है? और डैमेज किसका होता है दोनों केसेस में? बेसमेंट मेम्ब्रेन का होता है। तो ये लंग्स और रीनल को, दो चीजों को इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है? तो दैट इज वाई आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आ रहे हैं और किडनी के सिम्टम्स भी आ रहे हैं। हेमोप्टाइसिस इज अ रेस्पिरेटरी सिम्टम और हिमाचूरिया किडनी का, ठीक है? ओके सर। Patient presents with chronic sinusitis, hemoptysis, and renal impairment. Biopsy shows necrotizing granulomas. Which marker is most likely positive? अब बताएं। तो सी एन का सर, सर वैगनार के सिम्टम जैसा। हाँ जी, वेगनार में ना सी से याद रखिएगा। इट इज द जी सर। ओनली, इसका नया नाम क्या है जो आप बुक्स में यूज होता है? ग्रेनुलोमाटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस, ठीक है? तो इसका सी से याद रखिएगा। ये मैं इस तरह बनाता होता हूँ, ठीक है?
अब आपको डायग्रामेटिक वाइज याद रह जाएगी। ये लंग्स हैं ब्लू कलर के, ठीक है ना। इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है सी शेप, ठीक है। ये आपका ये सारा जो है नेजोफेरिंक्स को भी इन्वॉल्व करती है। लंग्स में भी सिम्टम इसके आते हैं, और रीनल भी। ये वाहिद रीनल की डिजीज है या वेस्कुलाइटिस है दैट इज इन्वॉल्विंग द नेजोफेरिंक्स, ठीक है। कि वाहिद ऐसा है जो रीनल को भी इन्वॉल्व कर रहा है और साथ नेजोफेरिंक्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसका सी एन का पॉजिटिव होता है। अब पेशेंट ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? तो इसमें हम स्टीरॉयड दे सकते हैं मतलब? मुझे तो नहीं पता, एग्जाम तो आपका है। चलो आज यूट्यूब पे ना मेरा वेस्कुलाइटिस वाला चैप्टर पड़ा हुआ है, वो लेक्चर 30 मिनट्स का है सिर्फ, वो सुन लेना, सारे वेस्कुलाइटिस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके। A 50-year-old alcoholic presents with fever, productive cough, and foul-smelling sputum. Chest X-ray shows cavitary lesion with air fluid level. Most common organism. एक तो ये बताइए डायग्नोसिस क्या है इसमें? ठीक है। तो अल्कोहलिक में ज्यादातर ये होता है कि आपका हो सकता है उसने एस्पिरेट की हो, ठीक है। जब एस्पिरेट करते हैं तो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ठीक है। ठीक हो गया। कैविटरी लीजन विद एयर फ्लूइड लेवल होगा, ऐसी सी कैविटी बनती है, साथ ऐसा सब बीच में कोई मटेरियल्स होता है। आपको ऐसी ही पिक्चर आपको एक्सरे पे आएगी जब आप क्लिनिकल साइट पे भी जाएंगे ना हाउस जॉब वगैरह में, ऐसी सी पिक्चर आ रही होगी। ये जो रेड है ये वाइट कलर का होगा, ठीक है। और जो अंदर वाला है वो, यानी ये बॉर्डर वाइट कलर का होगा और अंदर ब्लैकिश सा कलर का ग्रे से कलर की आपको चीज नजर आ रही होगी, ठीक है। और वाइट सी और वो सारा मिक्स होके मतलब इस तरह की कैविटी सी बनी हुई होगी, ठीक है। A child suddenly develops coughing and unilateral wheezing after playing with small toys. Best diagnostic and therapeutic step. ब्रोंकोस्कोपी से। ब्रोंकोस्कोपी करेंगे फॉरेन बॉडी। अब वो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि किस लंग से मिलेगी या किस जगह पे आपको फाइंडिंग होगी, ठीक है। सर राइट साइड से ज्यादा होते चांस। क्या हुआ? राइट, राइट पे ना, राइट राइट पे साइड। फॉरेन बॉडीज राइट राइट पे साइड। जाती हैं। इधर मैंने खुद स्किप किया है, मैंने नहीं लिखा ऊपर। A critically ill patient with ARDS is on ventilator. Which strategy improves survival? हाँ जी, आप बताएं। सर बीटा ऑप्शन है इसका, लो टाइडल वॉल्यूम। हाँ जी, लो टाइडल वॉल्यूम। क्यों? दो तीन फायदे हैं इसके, उस इंक्लूडिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज कि आपकी वेंटिलेटर एसोसिएटेड जो आपकी वेंटिलेटर क्या क्या हो रहा है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड लंग इंजरी जो है ना, उसको प्रिवेंट करेंगे आप। दूसरा ARDS में आपकी
अभी मैंने बताया था डेड स्पेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से भी आप लो टाइडल वॉल्यूम यूज करें। A newly diagnosed pulmonary TB patient is started on standard therapy. Initial regimen includes Herze, yani 4 drug regimen after four first line drugs. After 4 weeks, patient developed nausea, lethargy, and yellowish discoloration of eyes. What is the reason of his new symptoms? सर साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, ट्यूबरकुलोसिस ड्रग सर, क्यों हर ड्रग की अपना एक साइड इफेक्ट है। क्या मतलब? सर सी क्यों हर ड्रग का एक साइड इफेक्ट होता है ना सर, कोई ना कोई ड्रग कुछ ना कुछ होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि अब ये डिस्कस हो रही है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एटीटी इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट। ठीक है, इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। वो सिंपल भी आपसे लिख सकता था, यहाँ पे मैंने वायरल हेपेटाइटिस दिया, वो लिख सकता था हेपेटाइटिस, तो फिर वो करेक्ट हो जाता। ठीक है। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन ने वो आपको बस डॉज देने के लिए था थोड़ा सा। ठीक है। दूसरा, अब इसमें दो सवाल और निकलते हैं फिर इम्पोर्टेंट, कि आप मुझे ये बताएं विच इज द मोस्ट टॉक्सिक ड्रग्स, मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक ड्रग आउट ऑफ दिस इनिशियल कॉम्बिनेशन। मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक कौन सी है? आप में से एकेडमी किस किसने ली हुई है ऑलरेडी? सब्सक्रिप्शन एकेडमी या कोई भी ऐसी यूज की हो, यानी फोरम? कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि नाम बताएं मुझे किस फोरम का है, वैसे इन जनरल कोचिंग क्लास में कह लें। तो ये चीजें तो अब तक तो आपको जवाब देना चाहिए इन चीजों का। अब तो एग्जाम सर पे आ गया है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब ये मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक है, बट मोस्ट कॉमन कौन सी है, ये एक अलग सवाल है। अब मोस्ट कॉमन का बताएं। सर आइसोनियाजिड। हाँ जी, शाबाश। ठीक है, तो मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक हो गई आपकी, और मोस्ट कॉमन होगी। ठीक है, चलिए। इनके साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं और कॉन्ट्राइंडिकेशंस और ये वो इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी के लिहाज से भी। A 70-year-old patient presents with confusion, respiratory rate 32, BP 85, urea elevated. Which scoring system will tell you about pneumonia severity? कर्व 65। Curve 65, शाबाश। You also need to calculate it as well, अगर आता हो तो अच्छी बात है। ठीक है। A retired shipyard worker presents with dyspnea. There is a dull percussion note on the right side. Investigations reveal pleural thickening. What is the likely risk factor of his symptoms? एस्बेस्टोस। क्या, कैसे? सर शीप वर्किंग में मोस्टली सर ये इन्वॉल्व होते हैं। किस चीज में इन्वॉल्व होता है? ये शिप यार्ड पे मोस्टली वर्क, निमोकनियोसिस के अंदर, हाँ वर्कर्स के जी, अंदर और जो दूसरा ये था कि प्लूरल ऑक्यूपेशन। थिकनिंग वगैरह है ना, जब प्लूरल थिकनिंग आ जाए ना, और वैसे भी ये तो यूं समझ लें कि वो मीजोथेलियोमा की बात कर रहे हैं। ठीक है।
तो उसने ये बता दिया कि ये प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हुई है जो कि मेसोथेलियोमा में होती है, और प्लूरल थिकनिंग है तो मेसोथेलियोमा होगा, तो एस्बेस्टोस। ठीक है, ऐसे सोच के करने हैं एमसीक्यूज। ठीक है, कोरिलेट करके। अ यंग पेशेंट हैज रिकरेंट lung infections and he has issues with his nighttime vision. He has a difficulty to flush stool. What is the main underlying defect? खामोशी छा गई है। CFTR क्लोराइड चैनल। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है जी। A patient on prolonged high flow oxygen develops worsening lung injury. What could be the cause of his worsening condition? पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी है ये, पैथोमा। सर फ्री रेडिकल डैमेज सर, फ्री रेडिकल में भी डैमेज, वर्सेनिंग। यस। इंक्रीज्ड ऑक्सीजन, इंक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव इंजरी। ठीक है। An infant presents with wheezing, cough, and respiratory distress based on the most common infective agent causing these symptoms in this age group. What is the most appropriate management? रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस इस एज ग्रुप का सबसे मोस्ट कॉमन है। ठीक है, पीडियाट्रिक्स नहीं की अभी तक। RSV का बहुत कॉमन है, ये तो आपके NRE2 का सवाल भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। A young adult presents with cough after viral illness. There is no consolidation on chest X-ray. Management would include, हाँ जी बताएं। सर वायरल इलनेस है तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। सपोर्टिव केयर बच्चे, सपोर्टिव केयर देंगे। कफ है सिर्फ, वायरल में कफ चल सकती है लंबी, ना कंसोलिडेशन है, यानी लंग्स भी ठीक हैं आपके, फीवर भी नहीं है। सपोर्टिव केयर, यही तो सोचना है। अब देखो रूटीन से हट के हैं थोड़े से MCQs। ठीक है, थोड़ा सा आपका वो कॉन्सेप्ट टेस्ट किया सिर्फ। ठीक है। A patient with heart failure presents with dyspnea and bilateral crackles. He has a pink frothy sputum. Best immediate treatment. पिंक फ्रॉथी स्पूटम किस में होता है भाई? आपका पेशेंट ओवरलोड में है। ठीक है, तो आपने उसका पर से लोड कम करना है, तो आप डायूरेटिक्स देंगे। स्टीरॉइड्स वॉन्ट हेल्प। ओके जी। A patient came back after a long flight. He presents with sudden dyspnea and tachycardia.
Which scoring system is used for the risk assessment of this condition? तो वेल स्कोर। हाँ जी, ये तीनों स्कोरिंग सिस्टम्स प्लस कुछ और भी होते हैं, रैंसम, जो साथ साथ याद आते गए टॉपिक वाइज वो मैं बताता जाऊंगा, प्लस टू लव क्राइटेरिया। ठीक है, टू लव क्राइटेरिया किस डिजीज का है? अल्सरेटिव कोलाइटिस का। ठीक है, ये आपको आने चाहिए, मतलब आने से मुराद ये कि एक दफा पढ़ जरूर लेना, देख लेना। चैडवेस्ट वगैरह का कभी कभी आ जाता होता है, इन अ सेंस के इनडायरेक्ट आता है, मतलब फीचर्स दिए होंगे चैडवेस्ट के, मिसाल के तौर पे इसमें से एज का पॉइंट होगा, हाइपरटेंशन का पॉइंट होगा, इस तरह से करके तो वो आपसे सवाल नीचे पूछ रहा होगा, तो आपको चैडवेस्ट का नहीं पूछेगा डायरेक्ट, लेकिन चैडवेस्ट का उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा होगा। तो दैट इज वाई ये थोड़े से स्कोरिंग सिस्टम्स है, एक नज़र जरूर देख लीजिएगा, एंड एंड के दिनों में बेशक देख लीजिएगा। ठीक है, ओके जी, ये हमारे रेस्पिरेटरी के भी कंप्लीट हो गए।